सातवीं कक्षा के छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती ठाकुर मैडम श्रीदेशी केंद्र विद्यालय से आपको चौथा पाठ सिखाने वाली हूँ, जिसका नाम है देहात और शहर। आप सब ने इस पाठ में देखा होगा, इसका नाम ही देहात और शहर, मतलब देहात और शहर के बीच में जो अंतर होता है, फ़र्क होता है, वह इस पाठ में बताया गया है। साथ ही साथ अभिषेक पांडेय जी, जो इसके लेखक हैं, उन्होंने इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति, वर्तमान मतलब आज की जो स्थिति है, उसका वर्णन किया गया है। एक और जहाँ देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, असुविधा मतलब सुविधाओं का अभाव, वही दूसरी ओर शहर में चमक दमक तो है, लेकिन भीड़, मतलब हम शहरों में ही रहते हैं, हम सबको ये बात मालूम है। भीड़ मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़, लोगों का जमाव मतलब लोगों का समूह, गंदगी, प्रदूषण, ऐसी समस्याएं शहर में भी मौजूद है, उपस्थित है। और साथ ही साथ उन्होंने इस पाठ में अशिक्षा, गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, इनके बारे में भी उन्होंने बताया है। हम सबसे पहले उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है और समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। मतलब उनकी जो दिलचस्पी है, उनकी जो पसंद है, वह ऐसे ज्वलंत प्रश्नों पर, समस्याओं पर उन्होंने ज़्यादातर लेखन किया है। इस प्रस्तुत पत्र में लेखक ने देहात और शहर में, या भी आप इससे पहले भी आपको बताया कि देहात और शहर के बारे में, देहात में जो कैसी परिस्थितियां हैं और देहात जो कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, साथ ही साथ शहर कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, यह सारी बातें, मतलब दोनों के सुख दुख, देहात पत्र लिखकर शहर को अपना दुख सुना रहा है, और शहर किस तरह उसकी चमक दमक को देखकर तुम असफलता से, केवल अप्रगत से महसूस करते हो, यह बात उसे समझा रहा है। और शहर में भी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बारे में भी वह पत्र में, शहर देहात को पत्र लिखता है और सबसे पहले देहात कुछ सुझाव के लिए, कुछ प्रश्न शहर के सामने रखता है। तो देखो, प्रस्तुत पाठ जब मैं पढ़ूंगी तब आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, और क्योंकि सुस्पष्ट वाचन हिंदी में बहुत भाषा विषय जो होते हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, तो उनमें सुस्पष्ट वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपके आँखों का काम जो होता है, वह 30% वही वाचन जब आप करते हो सुस्पष्टता के साथ, उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित विराम चिन्हों के साथ, तब आपकी जो आँखें 30% काम देखने का और साथ ही साथ मनन करने का काम करती है। इसीलिए पाठ पढ़ते समय आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और साथ ही साथ जो नए शब्द मैं आपको बताऊंगी, नए शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ में जो आपको बताने वाली हूँ, उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं यह जो पाठ है, सबसे पहले 2-4 बातें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, पढ़ूँगी बाद में। तो यह जो पाठ है वह पत्र रूपी पाठ है। पत्र रूपी पाठ मतलब अभी आप 7वीं कक्षा में हो, तो 7वीं कक्षा में आपको पत्र लेखन व्याकरण में होता ही, व्याकरण का भाग है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि देखो, यह पाठ भी पत्र रूपी है, पत्र के माध्यम से ही उन्होंने सारी बातें हमें बताई हैं। पत्र के नियम मतलब क्या? तो पत्र की शुरुआत कैसे की गई है? जैसे कि दिनांक 1 अगस्त 2017 इस तारीख को यह पत्र लिखा गया है। इस तरह पत्र की शुरुआत की गई है। बाद में संबोधन और अभिवादन, मतलब यहाँ यह अनौपचारिक पत्र है। आपकी पाठ में जो दिया गया है वह अनौपचारिक पत्र है, इसीलिए प्रिय मित्र शहर यह संबोधन दिया गया है, और नमस्कार यह अभिवादन किया गया है। आपको ध्यान में यह रखना है कि अनौपचारिक पत्र, जैसे कि आपके रिश्तेदार, भाई बहन, माताजी, पिताजी, हम उम्र वाले, इन्हें लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जबकि हम संबोधन लिखते हैं,
मित्र को लिखा गया है। प्रिय मित्र शहर, यह संबोधन किया गया है। देहात ने शहर को पत्र लिखा है और वह अभिवादन करता है, नमस्कार। ये तीन बातें आपने ध्यान में रखी। पत्र की शुरुआत, संबोधन, अभिवादन। अब पत्र की शुरुआत, जैसे ही हम पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, उसी प्रकार यहाँ सबसे पहले पत्र में वो भी पत्र की शुरुआत वही करता है, कल तुमसे बात हुई। मतलब जो इससे पहले जो आपके साथ उनका बातचीत वार्तालाप हुआ है अथवा पत्र जो उनका आ चुका है, उसके बारे में थोड़ी बहुत शुरुआत उसकी की जाती है। और बाद में पत्र का जो मुख्य विषय होता है, पत्र का मुख्य विषय क्या है? देहात अपने दुख के बारे में अथवा उसकी जो वहाँ की असुविधा के बारे में, उसकी जो समस्याएं हैं देहात की, उसके बारे में वह शहर को बता रहा है पत्र के माध्यम से। तो पत्र के मुख्य विषय पर वह प्रकाश डालता है। मतलब चौथा जो मुद्दा क्या आता है, पत्र का मुख्य विषय, उस पर प्रकाश डाला जाता है, चौथा। और पत्र का अंत मतलब पत्र की समाप्ति, जैसे कि सारी बातें सुनाने के बाद अथवा लिखने के बाद वह उससे सुझाव पूछते हुए अंत में दाहिनी ओर वह अपना नाम, तुम्हारा मित्र, ऐसा कह। यहाँ आप सबको प्रस्तुत पाठ में पत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रस्तुत पाठ जो मैं पढ़ रही हूँ तो वह ध्यानपूर्वक सुनो, नए शब्द, कठिन शब्दों को भी जानो। और इस पाठ में आपको क्या सीख दी गई है, क्या संदेशा दिया गया है, कौन से सुझाव पूछे गए हैं, देहात और शहर एक दूसरे के लिए क्या सुझाव चाहते हैं अथवा किस तरह अपनी मन की बातें एक दूसरे को समस्या के रूप में बता रहे हैं, वह आपको देखना है। तो देखो, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखना क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को जानने लगे हैं, थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। मतलब वह देहात शहर को यह बात बताता है कि बहुत सारी बातें मन में हैं, लेकिन दूरध्वनि मतलब टेलीफोन पर मैं सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता। अब मैं तुम्हें अपना किस तरह से दुख सुनाऊं। चलिए, सबसे पहले वह कुछ अच्छी बातें भी उसके साथ बांटना चाहता है। वह कहता है कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा बहुत असर मतलब परिणाम गाँवों पर भी छा चुका है, मतलब गाँवों पर भी पड़ चुका है। डिजिटल क्रांति का अर्थ क्या है बच्चों? डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बदलाव। तो इसमें क्या होता है? डिजिटल क्रांति का अर्थ यह है कि हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी हम चीज़ें, जैसे कि मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल पर क्या करते हो? ऑनलाइन बिल भरा करते हैं हम, जैसे कि बिजली का बिल भरते हैं, फ़ोन का बिल भरते हैं। ये ऑनलाइन सुविधा हुई डिजिटल क्रांति के कारण। ट्रेन, बस, आजकल क्या हो रहा है, बस ट्रेन की टिकटें जो हैं वो हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप मंगवा सकते हो। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा पूरे विश्व से लोग जुड़ चुके हैं। मतलब इतनी तकनीकें आगे जा चुकी है, तंत्रज्ञान इतना आगे जा चुका है, तो गांव भी उसमें पीछे नहीं है। इसीलिए वह कहता है कि डिजिटल क्रांति अब हो चुकी है। और डिजिटल क्रांति मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बदलाव है उसका थोड़ा बहुत परिणाम गांव में भी दिखने लगा है। मतलब गांव के लोगों को भी थोड़ी बहुत सूचनाएं यहाँ प्राप्त होने लगी है, उन तक पहुँचने लगी है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा गांव। ग्राम का अर्थ क्या है? गांव। स्वच्छ ग्राम
मतलब साफ सुथरा गांव, स्वस्थ ग्राम मतलब आरोग्यदायी ग्राम। आरोग्यम धन संपदा ऐसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मतलब जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, आरोग्य अच्छा होता है, वह अपने जीवन में नई उम्मीद लेकर, नई आशा की किरण लेकर प्रगति, विकास, उन्नति के मार्ग पर वे आगे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ स्वस्थ मतलब आरोग्यदायी ग्राम मतलब स्वस्थ ग्राम, जहाँ कोई बीमार नहीं होगा, ऐसा आदर्श साफ सुथरा ग्राम, ऐसी परियोजना। परियोजना मतलब प्रकल्प। घर घर तक मतलब गांव में घर घर तक, लोगों तक यह सारी प्रकल्प जो है, मतलब नई नई योजनाएं जो है लोगों तक पहुंच चुकी है। ग्रामजन मतलब गांव में रहने वाले लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के प्रति आजकल हम देखते हैं कि गांव में रहने वाले लोग भी अपने बच्चों को पूरी तरह से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्ती, आपका आरोग्य। आरोग्य के बारे में भी लोग अब बहुत जागरूक हो गए हैं। पहले के ज़माने में आप सबने देखा होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप सबने देखा है। तो पहले ज़माने में जो लोग थे वे शिक्षा के प्रति उतने ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे, शिक्षा को, स्वास्थ्य को। अथवा ज़्यादा से ज़्यादा आज भी देहातों में उतनी सुविधाएं नहीं है, असुविधा ही है। लेकिन लोग पहले के ज़माने में जब भी बीमार पड़ते थे तो ज़्यादा खुद की बीमारी की तरफ अथवा बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि शिक्षा पढ़ लिख कर ही क्या बड़ा कलेक्टर बनने वाला है, खेती के काम में उसे लगना है। क्योंकि बच्चों, हमारे देश में 80% लोग जो है वह खेती का काम करते हैं। और खेती में काम करने वाले किसान जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पुराने ज़माने में, अभी तो नहीं, पुराने ज़माने में उन्हें ऐसा लगता था कि लड़की है तो लड़की बड़ी हो गई है, लड़का है तो लड़का बड़ा हो गया है, तो उसे खेतों के कामों में, लड़का है तो खेतों के काम में उसका हाथ बटाने के लिए उसे ले जाते थे, खेतों में काम करने के लिए। अथवा लड़की है तो उसे घर का काम कराने के लिए, संभालने के लिए उसे क्या किया जाता, घर पर बिठाया जाता था। लेकिन आजकल ज़माना ऐसा नहीं रहा। आजकल ग्रामों में भी हम देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की मुहिम तो सभी तरफ जागरूक है, सचेत है, लोग जागरूक हो चुके हैं। मतलब मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें हैं, मुफ्त में आपको आहार, जो आपको खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। जिला परिषद के स्कूल है वहाँ, और महाविद्यालय है तो गांव के आसपास ही होते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होने के कारण अब पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। इसीलिए ग्राम जन मतलब गांव में रहने वाले लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब आरोग्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। और साथ ही साथ रोज़गार मतलब छोटी बड़ी, यहाँ छोटी बड़ी जो ये सुविधाएं हैं, छोटी बड़ी सुविधाएं मतलब क्या होती है, जैसे कि लोगों को रोज़गार में, आप सबने देखा होगा कि 80% तो लोग खेती का काम करते हैं। खेती में काम करने वाले लोग, उनके घर में पशुपालन का भी व्यवसाय उनका होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन, गांव में रहने वाले लोग यह भी व्यवसाय करते हैं। और फिर अपने कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण, लालन पालन करने के लिए, उदर निर्वाह करने के लिए उन्हें कुछ तो रोज़गार चाहिए। क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा है। तो इसीलिए रोज़गार कमाने के लिए उन्हें छोटे बड़े व्यवसाय भी यहाँ गाँव में करने पड़ते हैं। मतलब खुद का पेट पालने के लिए, अपने कुटुंब का उदर निर्वाह करने के लिए उन्हें रोज़गार कमाना पड़ता है। खेतों में कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं, कुछ लोग छोटे बड़े दुकानों पर होते हैं। गाँव में भी छोटी बड़ी दुकानें होती है, वहाँ होते हैं। कुछ सब्ज़ी विक्रेता होते हैं जो सब्जियां बेचते हैं। कुछ छोटे बड़े मोची अथवा कुछ ऐसे ही लोग जहाँ होते हैं जो छोटे बड़े काम करके अपना गुजारा वह करते हैं। मतलब अपना अपना गुजारा करने के लिए, अपने कुटुंब का निर्वाह करने के लिए वह अपना अपना काम करते हैं। मतलब कुम्हार होता है, छोटे बड़े व्यवसायों में कुम्हार है। कुम्हार मतलब मटकी सुराही रचाने वाला होता है। पंसारी होता है, मतलब दुकानदार होता है जहाँ गुड़ तेल वगैरह बेचा जाता है। छोटी बड़ी दुकानें होती है। कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं।
तो इस तरह से कुछ न कुछ करते करते हुए लोग यहाँ क्या करते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। मतलब रोज़गार के बारे में भी वह जागरूक हो गए हैं। अब खेती के नवीन औजार मतलब खेती के नए नए शस्त्र, खेती के नए नए शस्त्रों, औजार मतलब शस्त्र, तो औजारों आधुनिक जो शस्त्र है, आधुनिक शस्त्रों को भी वे जानने लगे हैं। जैसे कि पहले खेतों में हल चलाने के लिए कुदाल, फावड़ा इनका उपयोग करते थे। ईंट पत्थर से टुकड़े ज़मीन में से जिन निकाले जाते हैं, जब ज़मीन में बीज बोया जाता है तब पहले ज़माने में लोग उन्हें बहुत कष्ट करना पड़ता था, परिश्रम लेने पड़ते थे। और इस प्रकार इसीलिए मतलब ज़्यादा कष्ट करके उन्हें ज़मीन में बीज बोना पड़ता था। हल चलाने के लिए पहले कुदाल और फावड़े का उपयोग अब भी करते हैं, लेकिन ईंट पत्थर के टुकड़े निकालना, इसके लिए ज़्यादा उन्हें श्रम करना पड़ता था। अब क्या है, अब ट्रैक्टर, खेती में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। पानी कृत्रिम तरीके से मतलब ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, ऐसी पद्धतियों से खेतों को पानी दिया जाता है। और नए नए आधुनिक तंत्र मतलब रासायनिक जो खाद है, कीटकनाशक है, जंतुनाशक है, इनसे भी वे जागरूक हो गए हैं। कृषि प्रदर्शनियाँ, कृषि मेला, जिनमें ऐसे व्यावसायिकों को, कृषक मतलब खेती में काम करने वाला हम सबका जो अन्नदाता है, किसान है, भूमिपुत्र है, तो उसके लिए तरह तरह के नए नए यह औजारें, खेती के नए औजार और तरह तरह की आधुनिक जो पद्धतियाँ होती है खेती की, उसके बारे में सब जानकारी कृषि प्रदर्शनी में भी अब दी जाती है। और इसके प्रति अब ग्रामजन भी बहुत जागरूक हो गए हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा वे जानने लगे हैं। आगे कहा गया है कि घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। मतलब अब घर घर में शौचालय, ये बात स्वच्छ ग्राम मतलब स्वस्थ ग्राम, क्योंकि हम सब ने यह देखा है, टेलीविज़न पर भी देखा है कि किस तरह से बाहर शौच करने से गंदगी फैल जाती है और प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता है और तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है, जिसके कारण अब घर घर में शौचालय बनाने के लिए लोग बहुत जागरूक सचेत हो गए हैं। मतलब स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब वह कुछ परेशानियां भी देहात शहर को बता रहा है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। मतलब देखो, इस परिच्छेद में वह अपनी परेशानियाँ शहर को बता रहा है। देहात कहता है कि परेशानी मतलब समस्याएं कौन सी उसने अपनी बताई है बच्चों, तो वह कहता है कि गांव में अब पीने का जो मीठा पानी होता है, वह पानी लाने के लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक गांव में रहने वाले सदस्यों को, गांव में रहने वाले लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या क्या बताई है कि विद्यालय तो है लेकिन गांव से दूर है, उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। विद्यालय हैं तो उनमें आवश्यक मतलब सुविधा का अभाव है। महाविद्यालय गांव से दूर है और इसीलिए वह कहता है, मतलब उसने क्या क्या परेशानियां बताई कि लोगों को पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। पहली बात,
पहली परेशानी बताई। दूसरी परेशानी यह बताई कि विद्यालय तो है, स्कूल तो है, पाठशाला तो है, लेकिन सुविधा का अभाव, असुविधा है। महाविद्यालय तो है, लेकिन गांव से वह बहुत दूर है। अब साधन, यातायात, वाहन के साधन ही नहीं है, तो बच्चों को कैसे जाना पड़ेगा? पैदल ही जाना पड़ेगा, पैर से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह अपना दुखना, मतलब अपना दुख शहर को सुनाते हुए कहता है कि मैं जो असफल हूँ, मेरे गाँव का जो मैं अविकसित हूँ, मेरा गांव जो कि अविकसित है, ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहा है, उन्नति प्रगति के मार्ग पर मैं जो असफल बन चुका हूँ, उसका कारण यही है कि तुम्हारी जैसी 24 घंटे बिजली की सुविधा मेरे पास नहीं है। बच्चे यहाँ कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? सारे बाकी के बिजली के आधारित पर जो काम होते हैं वे कैसे पूरे होंगे? जिस देश में बिजली की सुविधाएं अथवा जिस गांव में बिजली की सुविधाएं कम होती है अथवा होती ही नहीं, तो वह गांव हो, वह राज्य हो, वह देश हो, वह शहर हो, वह कभी भी विकसित उन्नत नहीं हो पाता। बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सब हमारी आवश्यक सुविधाओं में आती है। और वह यही बात हम सबको, मतलब देहात शहर को पत्र लिखते हुए ये परेशानियाँ बताता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितने मतलब भाग्यशाली हो। वह मतलब वह देहात शहर को क्यों भाग्यशाली कह रहा है? इसलिए भाग्यशाली कहता है, अथवा वो उसकी सारी बातें जानकर, मतलब उसकी सारी बातें अपने आँखों के सामने रखते हुए वह कहता है कि मेरी परेशानियाँ अलग है। मतलब 24 घंटे तुम्हारे जैसी बिजली, शहर में जिस प्रकार 24 घंटे बिजली होती है, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का अर्थ क्या है? तो एक बड़ा सा शानदार भव्य सा दुकान, बहुत सारी मंजिलें, भव्य सा एक शानदार सा बड़ा दुकान, उसमें बहुत सारी मंजिलें होती है और एक ही छत के नीचे जो हमारी मूलभूत सुविधाओं वाली, जो हमारी जीवन आवश्यक चीज़ें जो होती है, वह सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे बच्चों मिल जाती है। आप शहर में रहते हो, इसीलिए आपको शॉपिंग मॉल ज़रूर मालूम होगा। तो शॉपिंग मॉल में मतलब एक ही छत के नीचे देहात कहता है कि सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब पक्की, तीसरी बात वह क्या कहता है? पक्की चौड़ी सड़कें। गाँव में ऐसी सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं और वहाँ लोग ज़्यादातर उस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन शहर की बात अलग है, शहर में पक्की और चौड़ी सड़कें हैं। मतलब यातायात का अर्थ है वाहन। यातायात का अर्थ क्या है? वाहन। तो वाहन के जो साधन होते हैं, वाहन के साधन 2 पहियों वाली गाड़ियाँ, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ, बस, कार, तो उनमें जो ये साधन होते हैं, तो वह साधन ज़्यादा से ज़्यादा पक्की चौड़ी सड़कें होने के कारण आराम से उस पर आ जा सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधाएं भी मतलब मेरे यहाँ मतलब गांव में नहीं है। तो कैसे ग्रामजनों का विकास होगा? यहाँ बिजली की असुविधा है, यहाँ विद्यालय में कुछ असुविधाएं हैं। उसके बाद आगे भी वह कहता है कि अस्पताल में भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को अच्छे से सुविधा न मिलने के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार मतलब कुछ परेशानियां वह शहर को बताता है और वह कहता है कि तुम्हारी जो प्रगति है, वह तुम्हारे यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी तकनीकें, मतलब तंत्रज्ञान जो है वह आगे बढ़ चुका है, तुम बहुत सुखी हो। मतलब सुखी मतलब तुम खुश हो। यातायात मतलब वाहन के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली, ऐसी सुविधा के कारण तुम्हारी शान में 4 चांद लग गए हैं। तुम्हारी शोभा में 4 चांद लग जाना मतलब तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। और इसीलिए उसकी असफलता के कारण वो बहुत उदास है और वह कहता है कि क्यों वह उदास, उसे अकेला अथवा गुमसुम, निराश क्यों उसे लग रहा है? तो अकेला, गुमसुम, उदास उसे इसलिए लगता है क्योंकि शहर की तरफ भागने वाले, दौड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। वह कहता है कि पुराने ज़माने में
वहाँ मतलब गाँव में बड़ी खुशहाली थी, संपन्नता थी। पुराने ज़माने में लोग जब वहाँ खेती के कारण आज भी लोग वही है, लेकिन मात्रा कम हो गई है। लोगों के रहने का जो प्रमाण है वह घट चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पेट पालने के लिए अथवा अपने कुटुंब का परिवार का पालन पोषण करने के लिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई वे दे सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम हो सके और रोज़गार मिल सके, इसीलिए बच्चों लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं। इसीलिए वह कहता है कि अब गांव जो है वह पहले जैसे नहीं रहे। खुशहाली मतलब संपन्नता गाँवों में पहले जैसे नहीं रही, और जिसके लिए मतलब जिस कारण खेती में काम करने के लिए लोगों को मजदूर भी नहीं मिल पाते। खुशहाली संपन्नता का अर्थ है लोग यहाँ समाधान पूर्वक खुशी से एक नए आनंद के साथ अब नहीं रह पा रहे हैं। गांव और शहर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शहर की तरफ उनकी भागदौड़ होने के कारण वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका परिवार, उसका कुटुंब मतलब गांव में रहने वाले लोग उसके कुटुंब के जैसा मतलब कुटुंब समझता है। और परिवार का कल्याण हित हमेशा परिवार का जो कर्ता होता है अथवा परिवार को पालने वाला, जो काम करने वाला जो आदमी होता है घर में, वह हमेशा अपने परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में वह सोचता है। इसीलिए गांव को भी ऐसा लगता है कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार जो कि टूट सा गया है, और शहर की तरफ लोग रोज़गार के लिए दौड़ रहे हैं। और भी सारी परेशानियां वह यहाँ बता रहा है उदास होकर, जैसे कि अब पहले जैसी हरियाली नहीं रही, संपन्नता नहीं रही, खुशहाली नहीं रही, और आगे भी बहुत सारी परेशानियां हम सबको वह बता रहा है, जैसे कि असुविधा मतलब सुविधा का अभाव होना, बेरोज़गारी। अभी मैंने आपको बताया कि परिवार का लालन पालन करने के लिए, रोज़गारी के लिए उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें शहर की तरफ जाना पड़ रहा है। आपसी झगड़ों से मतलब झगड़े जो होते हैं, वाद विवाद, गुटबाजी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा तंटे हो जाते हैं। वाद विवाद मतलब संघर्ष हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और झगड़ों से मतलब वाद विवादों से अगर बातचीत ही नहीं हुई, लोगों में संवाद ही नहीं हुआ, अपनत्व ही नहीं रहा, स्नेह ही नहीं रहा, प्यार ही नहीं रहा। गांव में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? पहले के ज़माने में ऐसे लोग थे जो सीधे साधे, आज भी हैं सीधे साधे, भोले भाले, और मतलब उनका जो दिल होता है, हृदय होता है, वह बहुत सरल सरल स्वभाव के वह लोग होते हैं। लेकिन गांव इसीलिए दुखी है, उदास है कि आजकल मतलब ऐसे लोग नहीं रहे। गांव में हज़ार झगड़े हैं, वाद विवाद है, बातचीत लोगों की नहीं हो पाती, संवाद लोगों का हो नहीं पाता, और जिसके कारण लोग झगड़ों के कारण, वाद विवाद के कारण और गुटबाजी मतलब संग करके एक दूसरे के साथ वाद विवाद से वे उलझते रहे हैं। और जब झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो मनुष्य कभी भी प्रगति, उन्नति, विकास के मार्ग पर आगे नहीं जा पाता। और इस प्रकार वह गुटबाजी के कारण, नए नए संघर्षों के कारण वह अप्रगत सा होकर वह असफल रहा है। और अशांति मतलब किसी के पास भी वहाँ संयम दिखाई नहीं देता। संयम न होने के कारण वहाँ, और गुटबाजी बढ़ने के कारण, लोगों में हज़ार झगड़े होने के कारण गांव जो है पहले के ज़माने जैसा खुशहाल संपन्न नहीं, बल्कि वहाँ अप्रगत सा हो गया है। और ऐसी समस्याओं से वह घिरता जा रहा है। आगे वह कहता है, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। मतलब यहाँ वाक्य पढ़ने में मैं आधा अपूर्ण ही वाक्य पढ़ चुकी हूँ, उसे फिर एक बार पढ़ती हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार के कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। मतलब
गांव शहर से कहता है कि आज भी कुछ लोग निरक्षर अनपढ़ हैं और कुछ अल्प शिक्षित है, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई जिनकी हुई है, चौथी कक्षा तक वगैरह, उन्हें भी अनपढ़ ही कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इसीलिए उन्हें हमें क्या कहना पड़ेगा, अल्प शिक्षित। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती, इसीलिए वे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में वो बहुत पीछे होते हैं, उदासीन, निराश, मतलब उनका दृष्टिकोण जो होता है वो निराशावादी दृष्टिकोण होता है। वह नकारात्मक दृष्टि से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ देखते हैं और अपने परिवार के कल्याण के प्रति, अपने कुटुंब के कल्याण के प्रति वह अच्छे से सोचते भी नहीं और उदासीन होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि लड़की है तो उसे आगे जाकर क्या करेगी, पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर तो नहीं बन जाएगी, शहर जाकर क्या करने वाले हो, वहाँ थोड़ी ही तुम्हें नौकरी मिलने वाली है, कौन से डॉक्टर बनने वाले हो, कौन से इंजीनियर बनने वाले हो। इसी तरह से ऐसे निरक्षर अनपढ़ लोग जो होते हैं, वे अल्पशिक्षित जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, खुद भी उदासीन हो जाते हैं और ऐसे, क्योंकि उन्हें काम धंधा कुछ होता ही नहीं और इसके प्रति, अपने जीवन के प्रति भी वे उदासीन हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग अपने कुटुंब के प्रति, उनके कल्याण के प्रति, हित के प्रति, मतलब पढ़ाई लिखाई के प्रति वे ज़्यादा जागरूक नहीं होते और अपने बच्चों को भी वे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जागरूकता वे नहीं दिखाते। तो इस प्रकार ऐसे लोगों की संख्या ग्रामों में, गाँवों में, देहातों में पाई जाती है। इसीलिए वह कहता है कि ऐसे लोग यहाँ है। आगे एक बड़ी समस्या दी गई है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। जन मतलब लोग, संख्या मतलब बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी यह एक बड़ी समस्या है, मतलब जिसके कारण, जिस समस्या को हमें, मतलब एक बड़ी समस्या के रूप में उसे हमें स्वीकार करके उस पर उपाय भी ढूंढने हैं और किस प्रकार लोगों को उसमें जागरूकता, सचेतता उसमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को, मतलब जनसंख्या बढ़ना, आबादी बढ़ना, यह एक भस्मासुर की तरह हम सबको खाने वाला संकट है। एक सब संकटों की जननी भी उसे कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं। मतलब जनसंख्या जो है, लोगों में बढ़ती हुई आबादी है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जितनी संख्या बढ़ेगी उसके अनुपात से लोगों को काम नहीं मिलता। हर व्यक्ति को कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, खुद का निर्वाह करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ काम चाहिए, काम धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो वह उन्हें जनसंख्या की अनुपात से वह समानता से उसका विभाजन नहीं हो पाता काम का। और कुछ लोग, मतलब गरीबी और अमीरी, वो ज़्यादा दरिया, उनमें विषमताओं की जो दरिया है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण एक कुटुंब में रहने वाले लोगों को, एक कुटुंब में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। और जो अमीर लोग हैं वह दो समय का, 3 समय का भी खाना वह खा सकते हैं। इस प्रकार अमीर लोगों में ज़्यादातर, मतलब अमीरी ही बढ़ती जा रही है। किसके कारण, क्योंकि विषमता के कारण ये जो उच्च नीचता है, विषमता है, गरीबी और अमीरी, उच्च नीचता का अर्थ क्या है, गरीबी और अमीरी, जिसके कारण गरीब लोगों को इस बढ़ती हुई आबादी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ उन्हें काम धंधा नहीं होता और संख्या के अनुपात से उन्हें काम भी नहीं मिलता। इसीलिए बेरोज़गारी, बेकारी ज़्यादा बढ़ती जा रही और साथ ही साथ अशिक्षा, गरीबी, ऐसी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी, सब समस्याओं की जननी उसे अगर हम कहें तो कोई अलग बात नहीं होगी। तो बढ़ती हुई आबादी के बारे में शहर ने भी जब देहात को पत्र लिखा है, उसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि शहर देहात को क्या सुझाव देता है। लेकिन आगे बढ़ती हूँ। अभी उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। मतलब मैंने अभी आपको कहा कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलता। रोज़गार की तलाश में, मतलब रोज़गार की तलाश में, खुद के कुटुंब का निर्वाह करने के लिए लोग काम की खोज में, तलाश का अर्थ क्या है, खोज, तो काम की खोज में लोग अब शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं,
शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। मतलब यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार देहात इस अंतिम परिच्छेद में पत्र के अंतिम परिच्छेद में वह शहर को ये बात बता रहा है कि शहरी चमक दमक को देखकर और रोजगार की तलाश में खोज में लोग आज शहर की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। बीमारियां यहाँ लोगों को होती ही है। ज़्यादातर बीमार लोग देहातों में नहीं पाए जाते क्योंकि खुली शुद्ध हवा, मैदान मतलब खुला सा मैदान होता है। गांव में ज़्यादातर घर भी नहीं होते उतने, तो खुली शुद्ध हवा के होने के कारण ज़्यादा लोग बीमार नहीं होते। लेकिन जो कुछ लोग बीमार होते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अस्पताल की जो सुविधाएं होती है वह नहीं मिल पाती, अथवा ठीक समय पर वक्त पर दवा मतलब औषधि नहीं मिल पाती। तो मतलब सुविधाओं का वहाँ अभाव है। शहर की तरफ आकर्षित होकर लोग ग्राम को मतलब गांव को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। मतलब सुसज्ज व्यवस्थित रूप से यहाँ असुविधा मतलब सुविधा ही नहीं है, मतलब सुविधा का अभाव है। शहरी चमक दमक उसकी तरफ आकर्षित होकर रोजगार की तलाश में और सुविधा का अभाव होने के कारण लोग शहर की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। इसीलिए वह देहात मतलब शहर को सुझाव मतलब कुछ उपाय के रूप में वह मांग कर रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब उसका परिवार जो है, कुटुंब जो है वह टूट सा गया है, वह अकेला पड़ चुका है। इसीलिए वह शहर को ये प्रश्न पूछता है कि आगे मैं क्या करूं। इसीलिए वो सुझाव मतलब उपाय अपने मित्र को पूछ रहा है। और पत्र का अंत देखो उन्होंने कैसा किया है, दाहिनी ओर यहाँ तुम्हारा मित्र देहात, दाहिनी ओर लिखा है तुम्हारा मित्र देहात। पत्र का अंत भी ऐसे ही किया जाता है। तो देखो मैंने आप सबको देहात ने जो ये पहला पत्र शहर को लिखा है उसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी बच्चों। उसमें आप सबको जब मैं दूसरा पत्र पढ़कर सुनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरी तरह से इसमें जो मुहावरे आए हुए हैं, कहावत आ चुकी है, अथवा जो नए शब्द आए हुए हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से नए शब्द अथवा कठिन शब्द आए हैं मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन अब यहाँ जो हमने छोटा सा पाठ मतलब पाठ का एक भाग, पत्र का एक भाग देहात ने जो शहर को लिखा है वह देखा है। अब अगला जो वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको चौथे पाठ का ये जो दूसरा भाग है जो शहर ने देहात को पत्र लिखा है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।